हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नई बेहतरीन वीडियो में। और इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। इस मॉक टेस्ट के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप इन सभी का आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आंसर नहीं कर पाते हैं तो उनका सलूशन हम साथ ही साथ बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो मॉक टेस्ट है इसका सलूशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले समझिए, पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना जरूरी है। संयम के साथ एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, उसके बाद ऑप्शन पे मूव किया करें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो अगर हम देखें तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदर सेड टू हर, आई एक्सपेक्टेड अ बेटर रिजल्ट फ्रॉम यू। ये है। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है, मैं ऑप्शन से ज़्यादा सबसे पहले मैं ये देखना चाहूँगा कि यहाँ पे ये टेंस कौन सा है। पहले क्वेश्चन को ही अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लीजिए करें कि उसमें असल में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें टेंस सबसे पहले आप अगर पहचान लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसे देखिए, मैं इसमें टेंस को अगर पहचानूँ तो भाई एक्सपेक्टेड यानी मतलब वर्ब की पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म दे रखी है? वर्ब की पास्ट फॉर्म दे रखी है। यहाँ पे अगर यहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म दे रखी है तो डेफिनेटली इसकी इनडायरेक्ट नरेशन में यानी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? हैड होगा पास में। तो जिस ऑप्शन में हैड होगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। जरा देखो कौन से ऑप्शन में है। तो देखोगे पहले ऑप्शन में एक्सपेक्टेड नहीं है, इसमें वॉज है, इसमें फिर एक्सपेक्टेड है, नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लिए वो चैप्टर सिनोनियम से है। कहाँ से है? चैप्टर सिनोनियम से है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमसे ऑनेस्ट का सिनोनियम पूछ रहा है। किसका सिनोनियम पूछ रहा है? ऑनेस्ट का सिनोनियम पूछ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ऑनेस्ट का यहाँ पे सिनोनियम पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑनेस्ट का सिनोनियम हम बताते हैं कि क्या हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें सभी के बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहिए। देखिए, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इसका मतलब क्या रहता है? ईमानदार। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदार होता है इसका मतलब। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाता है? ईमानदार हो जाता है। और सीक्रेटिव, सीक्रेटिव अगर आप इस शब्द को टिव अगर हटा देते हैं IBE शब्द, तो सीक्रेट, सीक्रेट प्लस IBE, सीक्रेटिव यानी कि कुछ ऐसा जो कि बहुत ही छुपा कर रखा गया हो। सीक्रेटिव बोलते हैं ना, ये मेरा सीक्रेट मिशन है, या इसे मैं सीक्रेटली रखना चाहता हूँ, दिस इज़ माई सीक्रेट थिंग्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज़ें वो छुपा कर रखना चाहते हैं दूसरों से। तो उसको, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सीक्रेटिव कहते हैं। ये आंसर मैंने अभी नहीं लगाया है, इसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा था। बी ऑप्शन समझिए। बी ऑप्शन सिंसियर। सिंसियर का मतलब हो जाता है सच्चा। कोई व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, अपने काम के प्रति पूरी तरीके से निष्ठावान है, तो वो सिंसियर हो जाता है। बात करते हैं डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब होता है उत्साही, उत्सुकता वाला व्यक्ति, वीर पुरुष जो होते हैं उनको हम डेयरिंग बोलते हैं। बोलते हैं ना यार वो तो बहुत डेयरिंग पर्सन है यार, उसके अंदर कितनी ज़्यादा सारी डेयरिंग है, कितना ज़्यादा एकदम तैयार रहता है हर चीज़ को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? डेयरिंग। डेयरिंग का अगर आप हिंदी मतलब एकदम एग्जैक्ट हिंदी मतलब अगर आप समझना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा। ठीक है, तो डेयरिंग का मतलब वीरता हो जाता है। स्ट्रेंज का मतलब हो जाता है अजनबी। अजनबी या मतलब कुछ ऐसा जो कि अनोखा हो, असामान्य हो, अनकॉमन थिंग्स। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? स्ट्रेंज कहलाती हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है वो इसका क्या हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जो ऑनेस्ट होता है उसका जो सिनोनियम होता है वो क्या होता है? सिंसियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक ईडीएम फ्रेज है। क्या है? ईडीएम फ्रेज। तो ईडीएम फ्रेज देख लेते हैं क्या कह रहा है। हिट अ ब्रिक वेल, हिट अ ब्रिक वेल। तो इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो हमें इन चारों में से किसी एक ऑप्शन के अंदर दिया गया होगा, बस हमें वही बताना है। ठीक है,
वही हमें बताना है। तो हिटर रिक वेल का मतलब होता है नॉट एबल टू मेक एनी प्रोग्रेस। हिटर रिक वेल का मतलब ब्रिक वेल का मतलब होता है कि मतलब कोई भी प्रगति, कोई भी बढ़ोतरी ना होना, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। किससे है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स और कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प्स, मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो स्टैम्प मतलब स्टडी के जो स्टैम्प होते हैं उनको कलेक्ट करता है और उन्हीं की स्टडी वगैरह करता है, स्टडी के जो, तो वो क्या कहलाएगा? तो मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो पर्सन होता है, ये जो पर्सन होता है वो क्या कहलाता है? फिलिटेलिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलिटेलिस्ट कहलाता है। ठीक है, फिलिटेलिस्ट कहलाता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो तीन ऑप्शन बचे हुए हैं, कलेक्टर बचा हुआ है, होल्डर बचा हुआ है, न्यूमैनिटिस्ट बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाते हैं तीनों। ठीक है, तो तीनों को मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो न्यूमैनिटिस्ट है ये होते हैं आपके मुद्रा विशेषक। क्या होते हैं? मुद्रा विशेषक। और जो होल्डर होते हैं ये होते हैं आपके जमाखोर। कौन होते हैं? जमाखोर। और जो कलेक्टर होते हैं ये कौन होते हैं भाई? संग्रहकर्ता, यानी कि किसी चीज़ का संग्रह करना। जैसे रिव्यू होता है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला, उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो वो होता है जो डीएम आप जानते हैं। ठीक है, डीएम के नाम से जानते हैं आप जिसको। तो कलेक्टर मतलब संग्रह करता, होल्डर मतलब होल्डर जो होता है इसका मतलब होता है जमाखोर। ठीक है, और न्यूमिज्मेटिस्ट होता है, न्यूमिज्मेटिस्ट जो होता है वो क्या होता है? आपका जो मुद्रा विशेषक होते हैं उनके लिए वो कहा जाता है। ठीक है, और फिलेटलिस्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जो फिलेटलिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? डाक टिकट संग्राहक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं हिंदी में? डाक टिकट संग्राहक। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? स्टडी स्टैम्प्स। स्टैम्प्स की स्टडी और उसको कलेक्ट करने वाला क्या कहलाता है? फिलेटलिस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स वाले चैप्टर से है। किससे है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स वाले चैप्टर से है। अब इस क्वेश्चन के अंदर असल में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा। देखिए, क्वेश्चन में जो है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएशन ऑप्शन दैट कैन substitute the underlined segment if there is no need to substitute it, select no substitution required। ओके, तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्वेश्चन में कहा है कि अगर मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कीजिए आप, अगर नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है, आप उसको मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें केवल ये देखना है कि इसमें जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट है, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है इसके अंदर हम कोई चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे whom was the person, किसे वह व्यक्ति था, भाई ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है, इसका गलत सेंस निकल रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, जब भी आगे वाले यानी कि शुरू में जब कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आ सकता। ये जो whom इस्तेमाल किया गया है ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया गया है, जबकि यहाँ पे किस केस में यूज़ होगा? ये आपका सब्जेक्टिव केस में यूज़ होगा। और whom का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो who होता है। whom का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो who होता है। तो who इज़ द पर्सन, यानी कि आपका जो है आपका ये सी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई होप कि आपने देख लिया होगा, बट कोई नहीं, फिर भी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। पढ़िए, ये जो क्वेश्चन है वो स्पॉटिंग एरर चैप्टर से लिया गया है। स्पॉटिंग एरर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू एंड आई हैव सबमिटेड योर होमवर्क ऑन टाइम। अब यहाँ पे आप गलती पकड़ेंगे, कैसे समझिए। यू एंड आई, भैया दो पर्सन हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे यू एंड आई अब दो पर्सन हो गए, तो अकॉर्डिंग टू यू ये ऑब्जेक्ट कैसे आ गया? योर वर्क, ये तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे इसकी जगह क्या होना चाहिए था? देयर वर्क होना चाहिए था। यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था? देयर वर्क होना चाहिए था, तब राइट होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो योर वर्क वाला है इसी पार्ट में एरर है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से स्पॉटिंग एरर का है, और इसमें क्या कह रहा है? आई डिड नॉट बाय, ठीक है, आई डिड नॉट बाय नाइदर ऑफ टू ड्रेसेस, नाइदर ऑफ द
टू ड्रेसेस। ठीक है, अब इसमें किस पार्ट में एरर है वो हमें बताना है, किस पार्ट में एरर है वो हमें बताना है। अब डिड नॉट है, नाइदर नॉर होता है, लेकिन नाइदर तो आप ऐसे समझो ना सीधे सीधे भाई, आइदर और होता है, यानी कि आइदर का पेयर और होता है और नाइदर का पेयर नॉर होता है। कौन होता है? नॉर होता है। नॉर और ये आइदर का और होता है और नाइदर का नॉर होता है। तो यहाँ पे नाइदर आया तो इधर कहीं पे नॉर भी होना चाहिए था, बट डिड नॉट है तो ये बाय नाइदर के वाले पार्ट में जो है वो एरर है, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें एंटोनियम है बताना है। एंटोनियम बताना है किसका? फ्रेंजी का। फ्रेंजी का एंटोनियम हमें बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो फ्रेंजी शब्द है इसका हिंदी मतलब हो जाता है सनक। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाता है? सनक। ठीक है, सनक इसका हिंदी मतलब हो जाता है। ठीक है, हिंदी मतलब इसका सनक, आप जुनून कह सकते हैं, आवेश कह सकते हैं, ये इसका जो है आपका मतलब हो जाता है। ठीक है, अब मैं बता दूं यहाँ पे जो फ्यूरे जो वर्ड है इसका मतलब भी आपका क्रोध हो जाता है, यानी कि ये सिनोनियम हो गया। रेज का मतलब भी क्रोध से संबंधित हो जाता है, ये भी आपका सिनोनियम हो गया। क्रेज का मतलब भी आपका एक तरीके से इसी में आ जाता है, क्रोध में ही, तो ये भी आपका इसका सिनोनियम हो गया। अब बचा काम। काम जो होता है इसका मतलब होता है शांत। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शांत कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसका हिंदी मतलब शांत होता है और यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा ईडीएम फ्रेज दिया गया है, उसका हमें अर्थ इस ऑप्शन में से बताना है कि क्या है। ठीक है, तो ईडीएम पढ़ते हैं। ईडीएम क्या है? टू सिट ऑन द फेंस। ईडीएम क्या दे रखा है हमें? टू सिट ऑन द फेंस। ठीक है, ये इसका ईडीएम है। अब इसका मतलब बताना है, टेक अ हाई सीट होगा, अवॉइड टॉकिंग साइड्स होगा, ऑक्यूपाई अ बेंच नेक्स्ट टू अ बाउंड्री। ठीक है, और प्लेस समथिंग ऑन अ बैरियर। क्या चीज इसका ऑप्शन राइट होने वाला है? क्या ऑप्शन इसका राइट होने वाला है? तो मैं कहूंगा टू सिट ऑन द फेंस का मतलब हो जाता है अवॉइड टॉकिंग साइड, अवॉइड टॉकिंग साइड्स, ये इसका मतलब हो जाता है टू सिट ऑन द फेंस, यानी कि बात करने से बचना। ठीक है, ये होगा, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक हमारा जो वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस से। ठीक है, अब मैंने इसमें ट्रिक ऐसी बता रखी है आप लोगों को कि आप 1 सेकंड के अंदर आंसर मार्क करके आओगे। बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने की देरी है, बस जल्दी से क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो भाई हमें यहाँ पे दिखाए तो सीधे सीधे वॉज डिक्लेयर्ड, भाई हमें इसकी एक्टिव वॉइस आंसर में ढूंढनी है। अब वॉज डिक्लेयर्ड हमें दिख गया, इसका मतलब डेफिनेटली इसकी जो एक्टिव वॉइस होगी वो कैसी रही होगी? कैसी रही होगी इसकी एक्टिव वॉइस? इसकी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रही होगी, और जब इसकी एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रही है तो डेफिनेटली जो इसकी एक्टिव पैसिव वॉइस, चलिए तो अब हमें क्या देखना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है। जिन जिन ऑप्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म है वही होंगे। अब एक बात याद रखना, एक बेसिक रूल है इसके, एक्टिव पैसिव के कुछ बेसिक रूल होते हैं, अगर वो आपने याद रख लिए तो क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये जो ऋषभ है ये इधर जाएगा और ये जो दे है वो इधर आ जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भाई सीधी बात है, यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्यों? क्योंकि ऋषभ भैया इसका ऑब्जेक्ट, देखिए ऋषभ जो है वो इस गेम का ऑब्जेक्ट था, इसीलिए उसको सब्जेक्ट बनाया गया है। क्योंकि ये जो दे रखी है वो क्या है आपके लिए? पैसिव वॉइस दे रखी है और हमें एक्टिव वॉइस ढूंढनी है, तो डेफिनेटली ऋषभ जो रहा होगा वो इसका ऑब्जेक्ट रहा होगा, और ये जो है वो बी ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में तो इसी को सब्जेक्ट बना दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि दोनों में आप देख रहे होंगे, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हमें कौन सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास एंटोनियम दे रखा है, और एंटोनियम के लिए अगर हम बात करें तो शब्द देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। शब्द हमें दे रखा है ग्रेसफुल। शब्द क्या दे रखा है? ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है लाभदायक या सुखद, लाभदायक या सुखद। ठीक है, अब बात करते हैं पोलाइट। पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट का मतलब होता है नम्र, विनीत, सभ्य। ठीक है, तो पोलाइट शब्द के जो हिंदी मतलब होते हैं वो क्या होते हैं? विनीत,
ठीक है, और विनम्र और सभ्य। ठीक है, रिफाइंड जो होता है, रिफाइंड उसका मतलब क्या रहता है, शुद्ध करना या साफ करना। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, रिफाइंड का सिनोनियम अगर सबसे सरल सिनोनियम याद रखेंगे तो क्लियर याद रखिएगा। क्या? क्लियर, क्लियर और क्लीन, क्लियर और क्लीन यानी कि साफ सुथरा। ठीक है, डिग्निफाइड जो होते हैं उसको बोलते हैं अभिमानी। इसको क्या कहते हैं? अभिमानी। अभिमानी, आलीशान, घमंडी। ठीक है, तो वो डिग्निफाइड होते हैं। ठीक है, अब ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है बहुत ही अजीब, बेहुदा, अजीब भद्दा बेहुदा, वो कहलाता है आपका ऑकवर्ड। बोलते हैं ना कि बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो ऑकवर्ड फील होने का मतलब क्या होता है कि बहुत बेकार, बहुत बुरा फील हो रहा है। ठीक है, तो ऑकवर्ड मतलब भद्दा, बेकार और अजीब। ठीक है, तो बताओ भाई ग्रेसफुल का सिनोनियम क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ ग्रेसफुल का सिनोनियम क्या होगा, ग्रेसफुल का सिनोनियम क्या होगा। तो इसका जो सिनोनियम नहीं एंटोनियम बताना है, तो इसका एंटोनियम बताओ क्या होगा। इसका एंटोनियम जो होगा वो क्या होगा भाई? ऑकवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि यही है ना, देखो पोलाइट भी नम्र आ जाता है, रिफाइंड भी आपका अलग ही विनीत, उसमें वो भी विनम्रता में पहुंच जा रहा है सीधे सीधे, कि शुद्ध करना, साफ करना, कोई मैच ही नहीं है। डिग्निफाइड तो वैसे ही आलीशान, घमंडी वगैरह व्यक्ति हो रहे हैं, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा ना, अभिमानी, आलीशान, घमंडी वगैरह। ऑकवर्ड जो है वो हो जाएगा इसका आंसर, तो अजीब जो है वो इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले से है, और हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है। तो भाई जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द न्यू वंदे भारत ट्रेन विल हैव सम एडिशनल। अब एक बात याद रखना, ये जो है वो कोलोकेशन से संबंधित प्रश्न है, और कोलोकेशन में जो रहता है वो एक मतलब जोड़े रहते हैं शब्दों के, वही शब्द उसके साथ प्रयोग होगा, और कोई शब्द प्रयोग हो ही नहीं सकता। अगर आप कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं। हालांकि आप बोल देते हैं, समझ में भी आ जाता है लोगों के, लेकिन असल में वो शब्द यूज नहीं किया जाता है। एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, वही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो याद रखना, जो एडिशनल चीज़ें होती हैं वो हमेशा फीचर होते हैं, ना तो टाइप होते हैं, ना पीसेस होते हैं, ना क्वालिटीज़ होती हैं। ये कभी भी एडिशनल नहीं हो सकते, एडिशनल सिर्फ और सिर्फ फीचर्स होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है। पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पॉल वॉज बाइटेड बाय अ डॉग, ठीक है, when he was a child। अब देखो मैं तुम्हें बता दूं, कभी भी बाइटेड होता ही नहीं है। तो ये बाइटेड कैसे कर दिया भाई? इसके जो है वो सी पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट में एरर है। ये जो वर्ब होती है बिट, इसकी भाई तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, इसकी तीनों फॉर्म सेम रहती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ईडी वगैरह नहीं लगता है, यानी कि इसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। बिट बिट बिट, ठीक है, बाइट माने काटना होता है ना, वही रहती है सेम फॉर्म, चेंज नहीं होती है इसकी। तो इसके जो है सी पार्ट में एरर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इसके अंदर जो है हमें बताना है कि भाई इसके अंदर क्या बताना है हमें। इसके अंदर जो है हमें बताना है कि बताएं कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी हो तो आप कभी ऐसा ना करें कि इनकरेक्ट ढूंढने के लिए चले जाएं। आप ये देख लें कि कौन कौन सी स्पेलिंग सही दिख रही हैं आपको। जो जो स्पेलिंग आपको सही दिख रही हो उनको अलग दिमाग में बिठा लें। तो आप अगर देखेंगे तो कन्वेंसिंग भी ठीक लिखा हुआ है, डिस्पैरिटी भी ठीक लिखा हुआ है, वॉलंटरी भी ठीक लिखा हुआ है, कंटिन्यूस गलत लिखा हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। भाई बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें जो है वो ये सेंटेंस दे रखा है और ये एक्टिव वॉइस में दे रखा है, इसकी पैसिव वॉइस हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढनी है। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे भाई, बताओ कैसे ढूंढेंगे। तो जी सबसे पहले मैंने कहा था भाई बेसिक रूल आपको याद रखने होंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें जब मैं सिलेबस कराऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो मॉक टेस्ट वाला सेशन चल रहा है तो मॉक टेस्ट ही करा रहा हूँ केवल, समझिए। इसमें हमें दिख गया, सबसे पहले मैं वर्ब को देखता हूँ। कभी भी मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय जब एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें वर्ब को सबसे पहले देखता हूँ। अब मैंने वर्ब देख ली इसमें, तो मुझे पता चल गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो डेफिनेटली इसके साथ में क्या दिखाई देगा, मुझे वॉज दिखाई देगा। जिस ऑप्शन में मुझे वॉज दिखाई देगा वही राइट हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे इज दिख रहा है, इसमें मुझे वॉज दिख रहा है, इसमें मुझे हैज बीन दिख रहा है। तो ये ना तो इज वाला हो सकता, ना जो ये हैज वाला हो सकता। असल में ऑप्शन होगा कौन कौन सा,
होगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ऑप्शन होंगे वो आपके या तो दोनों वॉज वाले ऑप्शन बचे ना, कंफ्यूजिंग है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो वॉज बीइंग होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएंगी। हालांकि इस क्वेश्चन का आप आंसर मात्र 1 सेकंड में मार्क कर सकते थे। 1 सेकंड इक्वल टू, आप समझ सकते हैं 2-3 सेकंडों का टाइम लग जाता है, लेकिन बस केवल देखने की देरी है, आप 1 सेकंड में आंसर मार्क कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से हमारा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम इसको बेहतरीन तरीके से कैसे करके इसमें गलती को मार्क करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दे ऑर्डर द होल एरिया टू बी डिसइंफेक्टेड ऑन द अर्लीस्ट। ठीक है, ये है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर मार्क करना है। अगर नो एरर आपको लग रहा है क्वेश्चन में कि कोई गलती नहीं है, तो आप ए ऑप्शन इसमें मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन अगर इसमें गलती हुई तो क्या करेंगे? तो भाई ये जो है इसमें ऑन द अर्लीस्ट दे रखा है, और यही पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, यानी कि जो है बी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमें फिर से सिनोनियम बता दो। सिनोनियम बताना है, किसका बताना है? एम्ब्यू। एम्ब्यू का सिनोनियम बताना है। तो सबसे पहले एम्ब्यू का मतलब पता होना चाहिए कि एम्ब्यू का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है वही जो आप अपने घर की दीवारों पर करते हैं दीपावली के टाइम पे। बताओ क्या करते हैं? तो आप कहेंगे सर दीपावली के टाइम पे तो हम अपने घर की दीवारों पर पेंट करते हैं, रंग करते हैं। तो रंगना, किसी चीज़ को रंगना, ठीक है, रंग करना या रंगना जो होता है वो क्या कहलाता है? एम्ब्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्यू कहलाता है। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं कि भाई और जो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? डेप्राइव दे रखा है, इंस्टिल दे रखा है, रिमूव दे रखा है, क्लियर दे रखा है, और हमें इसका सिनोनियम बताना है। क्या बताना है? सिनोनियम बताना है। ठीक है, इसका हमें सिनोनियम बताना है। तो भाई सिनोनियम बताना है तो कैसे करके इसका सिनोनियम क्या होगा? तो सिनोनियम को समझना जरूरी है। ठीक है, तो याद रखना एम्ब्यू का मतलब होता है रंग करना। रंग करने का मतलब क्या है? अपना प्रभाव दिखाना किसी चीज़ पे। कहते हैं ना, वो एक एग्जाम्पल्स की मदद से आप समझिए इस क्वेश्चन को। हम बोलते हैं कि इस पे प्यार का रंग चढ़ गया है, प्यार का रंग चढ़ गया है, मतलब उसको प्रभावित कर दिया है प्यार ने पूरी तरीके से। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो इंस्टिल हो जाएगा। इंस्टिल जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना। ठीक है, किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना या किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना, पैदा होना। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इंस्टिल कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब मैं आपको और इसके मतलब भी बता देता हूँ। जो डेप्राइव होता है, डेप्राइव इसका मतलब होता है वंचित होना, हटाना, हरण कर लेना या छीन लेना किसी चीज़ को, वो डेप्राइव कहलाता है। अब बात करते हैं रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटाना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को हटाना, निकालना या अलग करना रिमूव कहलाता है। क्लियर का मतलब साफ और स्वच्छ। ठीक है, तो ये इसके चारों ऑप्शन हो गए। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सुनिए। अ पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो 100 वर्ष की आयु को पार कर चुका है, वो क्या कहलाएगा? तो मैं एक बात याद रखिए, आपको पता है 100 को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे 100 को तो 100 कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैंने कहा 100 को भी क्या कहते हैं? अच्छा एक बात ऐसे बताओ, 100 को क्रिकेट में क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर सेंचुरी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, सेंचुरी से सैन याद रखना, सेंचुरी से सैन याद रखना। तो इसमें सेंचुरियन जो है, यानी कि सेंचुरियन, यही आपका सेंचुरियन जो है यही आपका क्या होगा? यानी कि सेंचुरी मारने वाला सेंचुरियन, सेंचुरी मारने वाला सेंचुरियन। तो वही आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, और इसका मतलब होता है शतायु। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शतायु, यानी 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, सेंचुरियन। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं इसमें जो ऑप्शन बचे, जैसे ग्रिएट्रिक बचा और वर्नेबल बचा और एज्ड बचा, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि जेनेटिक जो होता है इसका मतलब होता है जरा चिकित्सा। इसका मतलब क्या होता है? जो आपका ए ऑप्शन है इसका मतलब होता है जरा चिकित्सा। ठीक है, और जो वर्नेबल जो होते हैं, कौन? वेनरेबल जो होते हैं लोग, वो क्या कहलाते हैं? सम्मानित और आदरणीय। जो सम्मानित और आदरणीय लोग होते हैं उनको हम वेनरेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेनरेबल।
एज्ड जो होते हैं वो बूढ़े लोगों को कहा जाता है, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको हम एज्ड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने चारों ऑप्शन बता दिए इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन नहीं, अभी तो 90 हुए हैं, एक और बचा है। चलिए, तो ये जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें बताना है, जो हमारा अंडरलाइन वाला जो सेगमेंट है इसके अंदर बताना है कि क्या कोई चेंजेस हो सकता है। अगर हो सकता है तो ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को मार्क कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिए, इफ़ विनय हैज़ द बुक वाई ही इज़ नॉट गिविंग यू। बिल्कुल, अब इसमें देखते हैं कि क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या हम इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इसमें। अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती ये है कि इसका स्ट्रक्चर गड़बड़ा दिया है। आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर ये गड़बड़ा दिया है कि वाई के बाद सीधे इन्होंने सब्जेक्ट ला के रख दिया है, लेकिन असल में ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो वहाँ पे वाई यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन असल में इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट को ही उठा के रख दिया। तो ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले होगी वही ऑप्शन राइट होगा, तो इस वाला हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा पैरा जंबल है, और पैरा जंबल में क्या रहता है कि मतलब कुछ लाइन्स हमें दी होती हैं जिनकी मदद से हमको एक पैराग्राफ जनरेट करना होता है। तो चलिए करते हैं जनरेट। पहले पैराग्राफ में जो लाइन दी गई हैं ABCD, इनको पढ़ लेते हैं। पहले ए लाइन को पढ़ते हैं। तो द ब्रिटिश वर एक्सप्लोडिंग द इंडिगो फार्मर्स इन द एरिया। ठीक है, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन क्या कह रही है कि ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट अंटिल द एक्सप्लोनेशन ऑफ द फार्मर्स वर सक्सेसफुली स्टॉप। ठीक है, ये है आपकी दूसरी लाइन। तीसरी लाइन क्या कह रही है, यानी सी वाली लाइन को देखिए, गांधी जी सत्याग्रह फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस बिगिन विद द फेमस चंपारण मूवमेंट इन बिहार। ठीक है, ये तीसरी बात। अब चौथी बात देख लेते हैं कि चौथी बात क्या कह रही है। तो सो गांधी जी विजिटेड मोतिहारी द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ चंपारण इन 1917 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा आंसर राइट होगा, तो भाई मैं अगर बात करूं तो एक बात याद रखना, इस क्वेश्चन के अंदर जब मैंने इन चारों लाइनों को पढ़ा तो मुझे क्या समझ में आया, तो जब मैंने इन चारों लाइनों को पढ़ा तो मुझे इसमें एक बात समझ में आई है कि इसमें किसी मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, गांधी जी के किसी मूवमेंट को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे किस लाइन के अंदर गांधी जी के मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप कहेंगे गांधी जी सत्याग्रह, यानी सी वाला ऑप्शन। आप कहेंगे गांधी जी यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन। तो डेफिनेटली ए वाले तो ये सारे ख़त्म हो जाते हैं, ये ए वाले जो हैं ये तो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं आपके, ए वाले तो हो नहीं सकते, ए वाले ऑप्शन आपके हो ही नहीं सकते, तो ए वाले तो ख़त्म हो गए। तो अब देख लेते हैं सी, यानी कि अब सी के बाद जो है वो ए वाली लाइन आएगी। अब बची कौन सी, बी और डी, इसी में चेक करना है। तो बी वाली लाइन आएगी या डी वाली लाइन आएगी, कौन सी आएगी भाई, ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद फिर आपकी जो है वो पहले डी वाली लाइन आएगी, फिर आपकी सी वाली लाइन आएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यानी कि इसका जो आंसर है, जो इसका पैराग्राफ बनेगा वो आपका सी वाला सही होगा, CADB, यानी सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में थे, और ये हमारा मॉक टेस्ट सक्सेसफुली आप लोगों के सामने पूरी तरीके से मैंने रख दिया है। सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।